नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। कल हमने एक टॉपिक को डिस्कस किया था आप लोगों के साथ, सॉइल इरोजन, और सॉइल इरोजन से होने वाले इफेक्ट खासकर हमारे इंडिया के ऊपर क्या है और अभी तक कितनी सॉइल जो है वो लैंड डिग्रेड हो चुका है इरोजन के कारण। तो उस सेशन को ही हम लोग कंटिन्यू करते हुए आपके नेक्स्ट पार्ट, जिसके अंदर हम लोग सॉइल इरोजन को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, उसके कंट्रोल मेजरमेंट प्रैक्टिसेस, और उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं या फील्ड में क्या किया जा सकता है, गवर्नमेंट के द्वारा कौन कौन से इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो ये सेशन आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आप लोग इस सेशन को अगर आप लोग यूपीएससी एग्ज़ाम या एग्रीकल्चर के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम या फिर आप किसी भी अपने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए, खासकर जो एग्रीकल्चर या जनरल एग्रीकल्चर से एसोसिएट है उसमें जा रहे हैं, एमएससी एंट्रेंस में जा रहे हैं, तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है। इन टॉपिक्स को पढ़ाने के लिए, यहाँ तक लेकर आने के लिए काफ़ी रिसर्च और काफ़ी टाइम हमें ज़ाया करना पड़ता है, और हमारी कोशिश रहती है कि आपके तक एक ऑथेंटिक नॉलेज जो है पहुँचे। तो उसके लिए आप लोगों का इतना ही सपोर्ट चाहिए कि इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट भी कीजिए कि आपको सेशन कैसा लगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। हम लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं कि सॉइल इरोजन जो है, मृदा का जो अपरदन है वो क्या है। आपको पता है कि सॉइल इरोजन में मेजरली जो कंसर्न है वो ये है कि टॉप सॉइल आपकी रिमूव हो जाती है, और उस टॉप सॉइल के रिमूव होने के कारण आपका लॉस होता है ऑर्गेनिक मैटर, न्यूट्रिएंट और आपकी कहीं ना कहीं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एक्टिविटी, ये रिड्यूस हो जाती है। तो अब इससे क्या इफेक्ट पड़ता है कि एक तो इनपुट कॉस्ट आपका ज़्यादा आपको लगाना पड़ेगा, साथ में हम लोग जो एक सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस अडॉप्ट करना चाहते हैं और एक बैलेंस क्रिएट करना चाहते हैं नेचर के साथ, वो नहीं हो पाता। और साथ में फार्मर्स की जो इनपुट कॉस्ट है वो बढ़ने के कारण ओवरऑल जो प्रॉफिट परसेंट होता है वो डिक्रीज हो जाता है। और साथ में यहां पर जो सॉइल का इन्फिल्ट्रेशन कैपेबिलिटी होती है या वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है वो भी धीरे धीरे डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है। अब देखो, इन्फिल्ट्रेशन और वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कहीं ना कहीं सॉइल के स्ट्रक्चर के साथ कंसर्न्ड है, तो इस वजह से यहां पर ये मान लो कि सॉइल का स्ट्रक्चर भी आपका खराब होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये सब चीजें प्रॉब्लम होने के कारण अब जरूरी है कि जो सॉइल का इरोजन है, सॉइल के अंदर जो प्रॉब्लम है और लैंड डिग्रेडेशन है, उसको कैसे मैनेज किया जाए। और इसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और कंसर्न्ड आपका टॉपिक यहां पर हम लोग लेकर आते हैं कि सॉइल कंजर्वेशन है ना। वैसे तो सॉइल कंजर्वेशन अपने आप में ब्रॉड, आपका यहां पर सॉइल और वाटर अगर कंजर्वेशन की बात करें तो बहुत ब्रॉड एक सेंस में पढ़ा जा सकता है, लेकिन आज हम केवल और केवल इरोजन के पर्सपेक्टिव इसको स्टडी करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि ये जो सॉइल इरोजन का कॉन्सेप्ट है वो 1900s के अंदर यूएसए के अंदर इसको आपका उठाया गया था। कारण ये था क्योंकि उससे पहले यूएसए के अंदर बहुत सारे साइंटिस्ट ने बार बार चेताया था कि भाई लगातार जो है इरोजन हो रहा है और जिसकी वजह से हमारी कंट्री को इकोनॉमिकल और सोशल लॉस जो है वो देखने को मिल रहा है। लेकिन उस टाइम पर उतना फोकस नहीं किया गया, लेकिन जब रिसर्च और स्टडीज की गई तो पता चला कि काफ़ी हद तक मिट्टी जो है इरोड हो चुकी है और उसकी वजह से काफ़ी लॉस भी देखा गया है। और इवन दो सबसे बड़ा यहाँ पर क्या होता है कि जो इकोनॉमिकल लॉस होने के साथ साथ एक प्रकार से जो बायोलॉजिकल या फिर ये कह सकते हो बायोडाइवर्सिटी या फिर वेजिटेशन जो लॉस होता है वो सबसे मेजर कंसर्न होता है। ठीक है। तो वो लॉस होने के कारण अब इसको उठाया गया और देखा गया कि भाई कैसे जो आपका सोयल और इससे एसोसिएटेड लॉसेस हैं उनको एलिमिनेट कर सकते हैं या फिर आपका मिनिमाइज कर सकते हैं। तो डिफरेंट टाइप ऑफ टेक्निक्स को लाया गया और उनमें से जैसे कि कंजर्वेशन टिलेज हो गया या फिर डिफरेंट टाइप ऑफ बर्न्स, टेरेसेस है ना, या वाटर हार्वेस्टिंग। तो इन सब चीजों को इसलिए अडॉप्ट किया गया ताकि जो आपका लॉसेस है इनको कम से कम किया जा सके, क्योंकि देखो अगर इन लॉसेस को कम नहीं किया गया तो आने वाले टाइम में आपकी जो बायोडाइवर्सिटी है वो बहुत ज्यादा खतरे में पड़ सकती थी। और नेक्स्ट हम बात करें तो यहाँ पर सॉइल और वाटर कंजर्वेशन जो फैक्टर्स हैं उनमें कई टेक्निक्स को अडॉप्ट किया गया। और इन कंसर्न्स में अगर हम बात करें तो सबसे पहले आपके जो कंसर्न्स थे उनमें हम बात करते हैं कि बायोलॉजिकल कंट्रोल मेजर है ना। सबसे पहले जो आपका कंट्रोल मेजर है वो इसके अंदर बायोलॉजिकल कंट्रोल मेजर को फॉलो किया गया और इसी के साथ में मैकेनिकल। ठीक है। अब देखो, बायोलॉजिकल जो आपके यहाँ पर कंट्रोल मेजर होते हैं उनको हम लोग एग्रोनॉमिकल मेजर भी बोलते हैं या फिर आपका वेजिटेटिव कंट्रोल मेजर भी बोलते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि इसमें ज्यादातर आपकी जो प्लांट वेजिटेशंस है ना या फिर एग्रोनॉमिक प्रैक्टिसेस में कुछ ऐसे चेंज किए जाते हैं जिससे आपका इरोजन को रिड्यूस किया जा सके आपके एग्रीकल्चर फील्ड के अंदर। और वहीं अगर हम बात करें मैकेनिकल मेजर्स जो होते हैं इनको हम लोग इंजीनियरिंग मेजर्स भी बोलते हैं या इंजीनियरिंग कंट्रोल मेजर फॉलो भी बोलते हैं।
हैं। अब इसमें हम लोग डिफरेंट टाइप ऑफ बर्न्स, डिफरेंट टाइप ऑफ आपके जो है ये कह सकते हो इंजीनियरिंग टेक्निक्स को फॉलो करते हैं, टेरेसेस बनाए जाते हैं। तो इसमें मेजर कंसर्न यही होता है कि डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर्स को प्रिपेयर किया जाएगा ताकि आपके इरोजन को रिड्यूस किया जा सके, वाटर को स्टोर किया जा सके और वहां पर आपका इन्फिल्ट्रेशन वगैरह जो कैपेसिटीज है उनको इंक्रीज किया जा सके। लेकिन यहां पर मेनली हम लोग लिविंग बींग्स को यूज करते हुए या फिर आपकी जो रेगुलर जो एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस है उनमें आपके कुछ चेंजेस करते हुए, स्ट्रिप क्रॉपिंग करते हुए, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन करते हुए, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन को इंक्रीज करते हुए, लैंड को कवर करते हुए, कवर क्रॉपिंग करते हुए, कॉन्टूर फार्मिंग करते हुए, इन प्रैक्टिसेस के साथ क्या करते हैं, आपके इरोजन को रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं। और यहां पर अगर हम बात करें तो इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो आपको ये भी चीज इंपॉर्टेंट है कि इसके अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रेटजीज हम लोग फॉलो करते हैं। आगे हम इनको पूरा डिटेल में पढ़ते हैं। इनमें से कुछ चीजों के बारे में हम लोग लास्ट सेशन में डिस्कस कर चुके हैं, जैसे कि इरोजन मॉडलिंग है या लैंड यूज प्लानिंग है ना। तो इनके बारे में पहले डिस्कस हो चुका है, तो उनको एक बार जरूर देखिएगा। लेकिन यहां पर हम मेजरली जो डिस्कस करेंगे आज के सेशन में, जैसे कि टेरेसिस है, कॉन्टूर प्लॉइंग है। अब कॉन्टूर प्लॉइंग आपका एग्रोनॉमिकल कंट्रोल मेजर में आ जाता है, लेकिन वहीं पर टेरेसिंग की बात करें तो ये आपका इंजीनियरिंग कंट्रोल मेजर में आ जाएगा या मैकेनिकल कंट्रोल मेजर में आ जाएगा। कंजर्वेशन टिलेज आपका अगेन यहां पर एग्रोनॉमिकल मेजर्स के अंदर है, कवर क्रॉपिंग एग्रोनॉमिकल मेजर्स में है, मल्चिंग एग्रोनॉमिकल मेजर्स में है। और जो एग्रो फॉरेस्ट्री है ये एक मिक्स टाइप ऑफ कंट्रोल मेजर है। इसको आप कंट्रोल मेजर नहीं, एक प्रकार से ये कह सकते हो कि हमारी डाइवर्सिटीज को लॉस होने से बचाने के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ये आपका एस्पेक्ट होता है एग्रो फॉरेस्ट्री। जो आज इवन दो अगर हम एग्रीकल्चर की बात करें तो इसमें जो क्लाइमेट रेजिलियंसी है उसको भी इंप्रूव करने के लिए इसको हम लोग यूज कर सकते हैं। साथ में आपका राइपेरियन बफर स्ट्रिप्स होती हैं, ये ज्यादातर उन एरियाज में या उन लोकेशन में लगाए जाते हैं जहां पर आपका नदी है, झील है, तालाब है, मतलब जो आपके वाटर बॉडीज की बाउंड्रीज होती है उनके सराउंडिंग्स में जो आपके डिफरेंट टाइप ऑफ वेजिटेटिव मेजर्स या वेजिटेटिव प्लांट्स या वेजिटेटिव आपके प्रोपेगेशन की जाती है, चाहे वो किसी क्रॉप्स की है, चाहे वो ग्रासेस की है, ट्रीज की है, तो उसको लगाना आपका राइपेरियन बफर स्ट्रिप्स की कैटेगरी में आता है। और उसमें हम लोग राइपेरियन क्रॉप्स के नाम से उनको जानते हैं, राइपेरियन प्लांट्स के नाम से उनको जानते हैं। फिर आपका है चेक डैम्स या सेडिमेंट ट्रैप्स, तो इसके अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ डैम्स को क्रिएट किया जाता है छोटे, और ये ज्यादातर उन हिली एरियाज या फिर आपके जैसे फॉर एग्जांपल वाटर आपका ऊपर से बह के जब आता है तो वहां पर छोटे छोटे डैम्स टाइप क्रिएट किए जाते हैं, बांध बनाए जाते हैं, और उनमें से वाटर आपका मूव करता है, लेकिन बहुत ही स्मॉल आपके जो पोर्स होते हैं उनमें से वाटर जो है धीरे धीरे आपका नीचे मूव करता है। तो ये एक्चुअल में उसकी वेलोसिटी को जो वाटर की है उसको रिड्यूस करने का टारगेट रखा जाता है। और नेक्स्ट हम बात करें तो एफोरेस्टेशन या रिफोरेस्टेशन, मतलब जो जंगलों का कटाव हुआ है उनको दोबारा से इंप्रूव करना, या फिर जो आपके खाली पड़ी जमीन है उनके सराउंडिंग्स में, उन एरियाज में वहां पर प्लांट्स को, ट्रीज को ग्रो करवाना, ताकि उनको एक तो हम लोग उस लैंड को यूटिलाइज कर सकें, उससे वहां पर प्रोडक्शन कर सकें, और साथ में जो लैंड का एक प्रकार से एक्सपोजर है उसको रिड्यूस किया जा सके, विंड और वाटर इरोजन वहां से जो हो रहा है उसको रिड्यूस किया जा सके। फिर हम बात करते हैं पब्लिक अवेयरनेस और आपके एजुकेशन की। तो वो क्या है, पब्लिक अवेयरनेस और एजुकेशन में लोगों को गाइड करना, लोगों को समझाना कि भाई इस प्रकार से हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं। लेकिन आपको एक चीज पता होगी कि इरोजन का जो सबसे बड़ा इंपैक्ट है वो हमारे इंडिया में दो चीजों से बहुत बड़ा हुआ है। एक तो अर्बेनाइजेशन से, जो आपका शहरीकरण बढ़ा है उससे बहुत ज्यादा ये इरोजन प्रभावित हुआ है। क्योंकि अर्बेनाइज देखो, एक तो होता है कि यहां पर हम लोग जो एग्रीकल्चर लैंड आपका यूज कर रहे हैं उसमें एटलीस्ट आपके फील्ड के ऊपर कुछ हद तक क्रॉप्स को तो ग्रो करवाया जा रहा है, आपकी कहीं ना कहीं एग्रोनॉमिकल प्रैक्टिसेस को तो फॉलो किया जा रहा है, और फार्मर काफी हद तक ट्राई करता है कि वहां पर इरोजन जो है वो कंट्रोल किया जाए। हाँ, वो बात अलग है कि आज हम इंटेंसिव फार्मिंग में आ चुके हैं, और उसके साथ में जो आपका वाटर का जो लॉस होता है वहां से, तो उसकी वजह से जो केमिकल एक प्रकार से एक्सपोजर है वाटर का या फिर सॉइल का, वो कहीं ना कहीं ज्यादा हार्मफुल है। लेकिन इसके साथ कहीं ना कहीं जो इरोजन है वो कम एसोसिएटेड है विद रिस्पेक्ट टू अर्बेनाइजेशन, क्योंकि इसमें आपके लैंड को हम लोग डिफरेंट पर्पस के लिए यूटिलाइज कर रहे हैं। जो आपके जंगल है उनको काटते चले जा रहे हैं, जिससे आपकी क्लाइमेट रेजिलियंसी भी कहीं ना कहीं जो है इफेक्ट हो रही है, और इसके साथ में इफेक्ट हो रही है जी आपकी सोइल। तो उन दोनों की वजह से ही आपका जो सोइल इरोजन है वो बढ़ता चला जा रहा है। तो यहां पर इसलिए इंपॉर्टेंट है कि जो एक तो अर्बेनाइजेशन और एक जो आपका जंगलों का कटाव है उसको कहीं ना कहीं रोका जाए, डिफोरेस्टेशन को कंट्रोल किया जाए। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं कि भाई जो आपकी एग्रोनॉमिकल मेजर वाटर इरोजन को कंट्रोल करने के लिए, तो एग्रोनॉमिकल मेजर के अंदर हम लोग कौन कौन से कंट्रोल करते हैं। तो उसके अंदर सबसे पहले देखो कुछ आपकी क्रॉपिंग टेक्निक है जो कि यहां पर इरोजन कंट्रोल को हम लोग कंट्रोल करने के लिए, जो वाटर के द्वारा होता है उसको कंट्रोल करने के लिए हम लोग फॉलो कर सकते हैं। तो जैसे आपका सबसे पहले है रन ऑफ फार्मिंग। रन ऑफ फार्मिंग का मतलब यहां पर ये होता है कि जो आपका एक्सेस वाटर किसी भी रीजन में बह रहा होता है
उसको आपका स्टोर किया जाए, वाटर को कलेक्ट किया जाए। क्योंकि देखो ये जो प्रैक्टिस है ज्यादातर उन रीजन्स में की जाती है जो कि आपके एरिड और सेमी एरिड रीजन्स होते हैं। यहां पर एक तो रेनफॉल कम होता है और दूसरा उस रीजन में ज्यादातर आपको सोइल जो है वो सैंडी देखने को मिलती है। और ये प्रैक्टिस महाराष्ट्र या फिर ये कह सकते हो गुजरात, राजस्थान, इन रीजन्स के अंदर ज्यादातर इंडिया में प्रैक्टिस फॉलो की जाती है। और इसमें जो स्ट्रक्चर्स आपके क्रिएट किए जाते हैं उनमें से वाटर हार्वेस्टिंग है या सिस्टर्न ड्रेन्स हैं, बर्न्स हैं, वादीज हैं, ठीक है। और इसके साथ में कुछ डिसकंटिन्यू टेरेसेस हैं जिनको बनाया जाता है और इनमें मेन टारगेट यही होता है कि आपका जो वाटर है उसको कलेक्ट किया जाए और साथ में जो डिफरेंट टाइप ऑफ वहां पर टिलेज प्रैक्टिसेस फॉलो करके, क्योंकि देखो टिलेज करने से क्या होगा, जितना भी वाटर होगा उसका इनफिल्ट्रेशन को इसमें इंप्रूव किया जाता है ताकि आपका लॉन्ग टर्म तक सोइल के अंदर वाटर को स्टोर किया जा सके। अच्छा देखो टिलेज एक्सेसिव होना बहुत हार्मफुल है, लेकिन अगर नॉर्मल टिलेज प्रैक्टिसेस फॉलो की जाए और खासकर ऐसी सोइल के अंदर जो कि इनफिल्ट्रेशन जिसमें बहुत कम होता है उनमें अगर टिलेज करेंगे तो वाटर इनफिल्ट्रेट ज्यादा करेगा, वाटर स्टोर लॉन्ग टर्म तक उसमें हो पाएगा। और उसके लिए हम लोग टिलेज जब करते हैं तो वो आपके इरोजन को रिड्यूस भी करता है। तो इफेक्टिव टिलेज बहुत जरूरी है। एक्सेसिव टिलेज आपका हमेशा हार्मफुल रहेगा। हम किसी भी रीजन में करते हैं तो उस केस में सोइल का स्ट्रक्चर ब्रेकडाउन होता है जिससे आपका वो लीड करता है किसको, इरोजन को। और वहीं अगर हम बात करें तो बेसिन्स जो आपके क्योंकि देखो इन बेसिन्स के अंदर हम लोग प्लांट्स को ग्रो करवा सकते हैं, ट्रीज को ग्रो करवा सकते हैं और उनमें वाटर को कलेक्ट किया जाता है, ठीक है। तो ये आपके रिकमेंडेशंस यहां पर फॉलो की जाती हैं। नेक्स्ट है टोटल इनफिल्ट्रेशन। टोटल इनफिल्ट्रेशन जो है ये एक प्रकार से एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करने के लिए है, जिसमें वाटर हार्वेस्टिंग में तो वाटर को कलेक्ट करना था, डिफरेंट पर्पसेस के लिए फॉलो करना था, लेकिन यहां पर आपके वाटर एब्जॉर्प्शन को खासकर अगर हम बात करें तो जैसे आपका सेमी एरिड रीजन है जिसमें लेस देन 400 mm आपकी रेनफॉल अकर करती है, इसके साथ में ह्यूमिड जोन में भी हम कर सकते हैं जिसमें आपकी सोइल ज्यादा परमिएबल होती है, सोइल के अंदर ज्यादा आपका जो है वाटर स्टोर किया जा सकता है, कलेक्ट किया जा सकता है। तो इसमें आपके ब्लाइंड डीचेस, रेडिकल टेरेसेस या फिर बेंच टेरेसिंग हम लोग क्या करते हैं, बनाते हैं, ठीक है। कुछ गड्ढे बना लिए गए या फिर आपके टेरेसेस को बना दिया गया। ये डिपेंड करता है कि रीजन कैसा है ना वहां पर। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आपकी जो लोकलाइज्ड वहां पर ज्योग्राफिकल कंडीशन है उसके बेसिस पर बहुत सारे डिसीजन लिए जाते हैं। इवन दो अब ये जो प्रैक्टिसेस हम लोग फॉलो करने की बात कर रहे हैं, सबसे पहले जैसे आपका क्लाइमेट है, क्योंकि लास्ट क्लास में आपको याद होगा मैंने कुछ फैक्टर्स को आपको समझाया था कि भाई ये फैक्टर्स होते हैं जो कि आपके इरोजन को कहीं ना कहीं अफेक्ट करते हैं। तो उसमें से कहीं ना कहीं इरोजन जो कंट्रोल प्रैक्टिसेस हैं ये भी उसी के अकॉर्डिंग फॉलो की जाएंगी। जैसे आपका क्लाइमेट है या फिर आपकी जो ज्योग्राफिकल कंडीशन है वहां की, है ना, जो आपका लैंड का मतलब किस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। फिर उसके बाद अगर हम बात करें तो जो आपका लैंड है उसके ऊपर हम लोग वेजिटेशंस वहां पर किस प्रकार की ग्रो हो रही है, ठीक है। इसके साथ अगर देखा जाए तो वहां पर टेम्परेचर कितना है ना। तो ये सब प्रैक्टिसेस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं जिसके अकॉर्डिंग हम लोग डिफरेंट टाइप ऑफ डिसीजन लेते हैं। और साथ में जो इकोनॉमिक कंडीशंस होती हैं ये भी बहुत ज्यादा मेजर करती है, ठीक है। साथ में आपका नेक्स्ट पार्ट आता है जी डाइवर्जन। डाइवर्जन का मतलब होता है कि जो आपका, अब देखो ये जो प्रैक्टिस है ज्यादातर हाई रेनफॉल रीजन के अंदर फॉलो की जाती है और इसमें क्या होता है कि जो डाइवर्जन, जो एक प्रकार से बारिश है या फिर रेनफॉल आपकी अकर कर रही है उसका जो फ्लो है उसको यहां पर क्या किया जाता है, मैनेज किया जाता है, उसके फ्लो को डाइवर्ट कर दिया जाता है। जैसे आपने कई बार हिली रीजन्स में देखा होगा, वहां पर जब आपका पानी हिली रीजन्स में ऊपर से टॉप से जब नीचे की लो लेवल की तरफ आता है तो उस टाइम पर वो लोग कई प्रकार के स्ट्रक्चर्स क्रिएट कर देते हैं। या फिर आपके कई बार आपने देखा होगा कि भाई मटके जो है डिफरेंट सीक्वेंस में लगा दिए जाते हैं या फिर पोडीनुमा स्ट्रक्चर वहां पर बना दिया जाता है ताकि जब पानी का स्लो, जो आपका पानी का एक प्रकार से फ्लो है, पानी की जो वेलोसिटी है, वाटर की जो वेलोसिटी है उसको डिक्रीज करके और जो आपका एक उसको इस इजी एक्सेस दिया जाए, क्योंकि पानी तो बहेगा, पानी तो नीचे आएगा, ये तो एक शॉर्ट कंसीडरेशन है, लेकिन उसका जो फ्लो है उसको रिड्यूस करने से क्या होता है कि उसमें एक फ्लो में ब्रेक आ जाता है और वो आपका जो लॉस है उससे मिनिमाइज कर दिया जाता है। तो ये जो प्रैक्टिस है आपकी सेमी ह्यूमिड क्लाइमेट और हाई रेनफॉल रीजन्स के अंदर की जाती है। फिर हमारा बारी आती है जी डिसिपेशन ऑफ रन ऑफ एनर्जी, मतलब जो वही कहीं ना कहीं उसका ही साथ एसोसिएट है कि एक प्रकार से जो आपकी जो रन ऑफ कैपेसिटी है उसको क्या किया जाए, रिड्यूस किया जाए, लो किया जाए, ठीक है। तो इसमें हम लोग हर क्लाइमेटिक कंडीशन में और खासकर ज्यादातर हम लोग स्लोप्स मतलब जहां पर ज्यादा स्टीप नहीं होना चाहिए उन कंडीशंस में करते हैं। इसमें हम लोग स्टोन लाइंस को बना सकते हैं, ग्रास बैंक्स को बना सकते हैं, हेजेस ग्रो करवाई जा सकती है जो कि आपकी ओवरऑल जो स्पीड होती है उसको रिड्यूस कर सकते हैं। साथ में इसमें एग्रो फॉरेस्ट्री, क्लाउड प्लॉइंग, है ना, अल्टरनेट क्रॉप्स या फिर मल्चिंग, इनको हम लोग यूज करते हैं। तो आगे हम देखते हैं ये ज्यादातर आपकी एग्रो जो मेजर्स हैं, एग्रो
एग्रोनॉमिकल या फिर वेजिटेटिव मेजर है, बायोलॉजिकल मेजर है, उसकी कंसिडरेशन में आते हैं। ठीक है, अब हमारी सबसे पहले बारी आती है जी कॉन्टूर क्रॉपिंग क्या होती है। देखो कॉन्टूर जब भी वर्ड आएगा, कॉन्टूर इज एसोसिएटेड विद क्या, देखो कॉन्टूर जो वर्ड है दैट इज टोटली एसोसिएटेड विद कि जो आपका स्लोप है ना, उसके हम लोग जब एक प्रकार से जिस प्रकार से कॉन्टूर के अक्रॉस हम लोग कोई भी प्रैक्टिसेस करते हैं तो वो आपका क्या होता है, कॉन्टूर क्रॉपिंग, कॉन्टूर फार्मिंग, कॉन्टूर प्लोइंग। ठीक है, तो ये याद रखना। तो कॉन्टूर बंड भी अगर बनाई जाएगी तो जैसे आपका ये स्लोप है उसके कॉन्टूर यानी कि एक प्रकार से परपेंडिकुलरली हम लोग जो आपके एक्शन लेते हैं उनको हम लोग बोलते हैं जी कॉन्टूर। अब उनके आगे कॉन्टूर क्रॉपिंग है तो इसका मतलब ये आपका स्लोप इस प्रकार से है, उसके यहां पर हम लोग क्या कर रहे हैं, इस प्रकार से कॉन्टूर क्रॉपिंग कर दी गई। या फिर यहां पर क्या हो रहा है, बंड्स हमने बना दिया तो मान के चलिए ये आपका एक प्रकार से स्लोप है, उसके हमने क्या कर दिया, इस प्रकार से बंड्स को क्रिएट कर दिया। ठीक है, तो कॉन्टूर जो वर्ड जहां भी आएगा, कॉन्टूर का मतलब यही होता है कि उस रीजन में वहां पर हम लोग ऐसी प्रैक्टिसेस अडॉप्ट करते हैं जहां पर आपका स्लोप है उसके परपेंडिकुलर में आपका एक्शन लिया जाएगा, परपेंडिकुलर में एक जो है हम लोग एक्टिविटी को परफॉर्म करने वाले हैं। तो कॉन्टूर क्रॉपिंग में आपका क्या होगा, कॉन्टूर क्रॉपिंग इन्वॉल्व्स द प्लांटिंग क्रॉप्स अक्रॉस द स्लोप इंस्टेड ऑफ अप एंड डाउन ऑफ स्लोप। मतलब ये आपका यहां पर अप एंड डाउन नहीं है, ये इस प्रकार से नहीं है, जिस प्रकार से स्लोप है आपका फॉर एग्जांपल तो उसके अक्रॉस उसके परपेंडिकुलरली हम लोग जो एक्शन लेते हैं। यूज ऑफ कॉन्टूर क्रॉपिंग प्रोटेक्ट द वैल्यूएबल टॉप सॉइल बाय रिड्यूसिंग द वेलोसिटी ऑफ रन ऑफ वाटर एंड इंड्यूस द मोर इन्फिल्ट्रेशन। ठीक है, तो यहां पर क्या है कि आपका जो वाटर का फ्लो है उसको एक प्रकार से रिड्यूस करना और उसकी इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी को क्या करना, इंक्रीज करना। तो कॉन्टूर क्रॉपिंग इज मोस्ट इफेक्टिवली इन बिटवीन द स्लोप ऑफ 2 to 10%। तो ये आपका कॉन्टूर क्रॉपिंग किस रीजन में आपका बेटर रहेगा, तो 2 to 10%। आगे हम कॉन्टूर बंडिंग के बारे में भी एक्सप्लेनेशन करेंगे, डोंट वरी, चिंता मत करिए, अभी तक हम केवल कॉन्टूर क्रॉपिंग की बात कर रहे हैं। देखो इनमें जो सिमिलरिटी और डिसिमिलरिटीज है इनको जरूर ध्यान रखिएगा और यही आपके एग्जाम में कंसीडर की जाती है। आजकल तो आपको पता होगा असर्शन और रीजनिंग टाइप के क्वेश्चंस आने स्टार्ट हो गए हैं, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस आने स्टार्ट हो गए हैं, तो उनमें से एक पर्टिकुलर आपके ऑप्शन को डायग्नोज करना, उनमें से एक सूटेबल ऑप्शन को चूज करना हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। नॉट बिकॉज कि हम लोग स्टडी नहीं करते हैं, बट दैट इज बिकॉज वी डू नॉट हैव प्रॉपर कॉन्सेप्ट क्लियरिंग, है ना। तो हमारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो उतने ज्यादा क्लियर नहीं है, दैट्स व्हाई वी आर फेसिंग दीस टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स, है ना। तो उस चीज को समझना बहुत जरूरी है कि हमने क्या फेस किया और हम क्यों यहां पर इन चीजों के अंदर लैग कर जाते हैं। अब आप लोग ये भी देख सकते हो, जैसे यहां पर आपका क्या है, ये कॉन्टूर, अब देखो स्लोप इस प्रकार से है तो हमने क्या कर दिया, इस प्रकार से, है ना। तो आपका कॉन्टूर है ना, ये हमने उस स्लोप के अगेंस्ट में अक्रॉस में ये हमने आपका ये एक प्रकार से जो है स्ट्रिप कॉन्टूर क्रॉपिंग हमने की हुई है। तो ये आपका एग्जांपल है जी स्ट्रिप कॉन्टूर क्रॉपिंग। ठीक है, डिफरेंट टाइप ऑफ क्रॉप्स को हमने ग्रो करवाया हुआ है और अक्रॉस द स्लोप। ठीक है, तो ये आपका डिफरेंट, जैसे फॉर एग्जांपल जिस साइड में है उसी साइड में हमने क्या कर दिया जी, इस प्रकार से उन प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट कर लिया। फिर हमारी बारी आती है जी स्ट्रिप क्रॉपिंग। अब देखो स्ट्रिप क्रॉपिंग क्या है, स्ट्रिप क्रॉपिंग में कुछ नहीं होता, सिंपल सा फंडा है कि यहां पर आप लोग जो क्रॉप्स है उनको स्ट्रिप्स के अंदर पट्टियों में ग्रो करवाते हो। स्ट्रिप का मतलब क्या होता है, पट्टी होता है ना भाई, सिंपल सी बात है। अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आपके पास कोई भी एक लैंड है, ठीक है, अब उस लैंड के ऊपर आप लोगों ने क्या कर लिया जी, दो आप डिफरेंट टाइप ऑफ क्रॉप्स को ग्रो करवा रहे हो। जैसे एग्जांपल के तौर पे एक ये क्रॉप है और एक आपकी ये क्रॉप है, तो इसको आप 1:1 रो की फॉर्म में या फिर आपकी 2, 3, 4 रोज, ये डिफरेंट टाइप ऑफ आप स्ट्रिप्स की फॉर्म में मतलब क्या करते हो, ग्रो करवाते हो। तो ये आपका क्या होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक इरोजन कंट्रोल क्रॉपिंग हो सकती है, एक आपकी इरोजन परमिटिंग क्रॉप हो सकती है। तो आपने क्या किया, जो प्रैक्टिसेस अडॉप्ट की उनमें आपकी क्रॉप्स को डिफरेंट स्ट्रिप्स के अंदर ग्रो करवाया। ठीक है, इसलिए यहां पर इसको हम स्ट्रिप क्रॉपिंग के नाम से जानते हैं। स्ट्रिप क्रॉपिंग इज द प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग स्ट्रिप ऑफ क्रॉप हैविंग पुअर पोटेंशियल फॉर इरोजन कंट्रोल सच एज रूट क्रॉप, इंटर टिल्ड क्रॉप्स, cereals etc alternate with the strip of crop having the good potential for the erosion control such as fodder crop, grasses etc which are close to growing crops। मतलब यहां पर क्या है, आपकी क्रॉप्स को इस प्रकार से ग्रो करवाया जाता है जिसके अंदर एक इरोजन कंट्रोल क्रॉप है, एक इरोजन परमिटिंग क्रॉप है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें, स्ट्रिप क्रॉपिंग इज मोर इंटेंसिव फार्मिंग प्रैक्टिस देन द कॉन्टूर फार्मिंग। मतलब इसमें क्या है, हम लोग आपकी इंटेंसिविटी एक प्रकार से क्या होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल आपके एक ही लैंड के ऊपर आपने प्रेशर को इंक्रीज कर दिया, आपके लैंड का
यूटिलाइजेशन जो है वो आपने ज्यादा कर लिया, उस पे आपने ज्यादा नंबर ऑफ फैक्टर्स को यूज करके और प्रोडक्शन को ज्यादा करने की कोशिश की है। अब देखिए यहां अगर हम बात करें तो टाइप ऑफ स्ट्रिप क्रॉपिंग क्या होती है, तो टाइप ऑफ स्ट्रिप क्रॉपिंग में सबसे पहले आपका है कॉन्टूर स्ट्रिप क्रॉपिंग। तो कॉन्टूर स्ट्रिप क्रॉपिंग में हम लोग क्या करते हैं, इसमें अल्टरनेटिव स्ट्रिप्स ऑफ क्रॉप को ग्रो करवाया जाता है। या तो इसके अंदर क्या होगा, जैसे फॉर एग्जांपल कॉन्टूर्स की फॉर्म में ग्रो करवा सकते हैं। अब देखो सिंपल सा फंडा है कि कॉन्टूर स्ट्रिप क्रॉपिंग के अंदर ज्यादा नहीं है, इसके अंदर आपकी जो रोज है ना, अल्टरनेटिव जैसे सिंगल एक ये क्रॉप है, एक ये क्रॉप है, तो इनको इस प्रकार से आपने ग्रो करवा दिया। लेकिन जब हम लोग फील्ड स्ट्रिप क्रॉपिंग के अंदर आते हैं तो यहां पर एक यूनिफॉर्म विड्थ जो है प्रॉपर्ली एक, जैसे इसके अंदर तो क्या कर सकते हैं, 1 और 2 रोज आप इस प्रकार से ग्रो करवा सकते हो, लेकिन यहां पर आपका क्या होगा, प्रॉपर स्ट्रिप्स को ग्रो करवाया जाएगा। जैसे एक क्रॉप ये है, एक क्रॉप ये है, तो उस केस में आपका होता है ये फील्ड स्ट्रिप क्रॉपिंग। और बफर स्ट्रिप क्रॉपिंग में क्या होता है, ये बफर स्ट्रिप क्रॉपिंग इज प्रैक्टिस वेयर यूनिफॉर्म स्ट्रिप ऑफ क्रॉप आर रिक्वायर्ड टू बी लेड आउट फॉर स्मूथ ऑपरेशन ऑफ फार्म मशीनरी while farming on contour strip cropping layout. Buffer strip cropping of legume, grasses and similar other crops are laid out between the contour strips and correct strip. मतलब यहां पर क्या है, देखो सिंपल सा फंडा है, इन दोनों का कॉन्सेप्ट काफी हद तक सिमिलर होता है, लेकिन ये क्या है कि जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग यहां पर क्रॉप्स को बिल्कुल अलग अलग 2 जोन में ग्रो करवा देते हैं, एक जोन ये आपका, एक जोन ये, तो वो होता है। लेकिन यहां पर इसमें हमने क्या किया, आपका अल्टरनेटिव जो क्रॉप्स है उनको हम लोग ग्रो करवा रहे हैं। समझ में आया कि नहीं आया, तो ये चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगर हम बात करें तो नेक्स्ट आपका पार्ट है जी मल्चिंग। देखिए अब मल्चिंग क्या होता है, मल्चिंग का मतलब यहां पर ये होता है कि भाई आपकी जो सोइल है उसको हमने किसी भी मटेरियल से कवर कर दिया है, और कवर करने का जो मटेरियल हमने यूज किया ये डिपेंड करेगा कि हम किस प्रकार से उसको जो है कंट्रोल करना चाहते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर एक तो हमारे पास अवेलेबिलिटी क्या है, इसमें आपके या तो प्लांट का रेजिड्यू यूज कर लिया जाएगा, या फिर हम लोग क्या करेंगे, किसी प्रकार का जो वुड का एक प्रकार से मटेरियल होता है उसको हम लोग यूज कर सकते हैं, है ना। अब इसके साथ में आपके फील्ड के ऊपर जो कवर क्रॉप होती है उनको भी कवर क्रॉप को भी क्या कर सकते हैं हम लोग, कवर ग्रो करवा सकते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या किया जाएगा, मल्चेस आर यूज्ड टू मिनिमाइज द रेन स्प्लैश। अब देखो ये आपकी जो बारिश का डायरेक्ट इंटैक्ट होता है जिसकी वजह से स्प्लैश इरोजन अकर करता है उसको एक तो रिड्यूस करेगा, दूसरा ये क्या करेगा, इवेपोरेशन। देखो मल्चिंग का जो मेन कॉन्सेप्ट यही होता है कि भाई जो आपका इवेपोर ट्रांसपिरेशन है उसको क्या करना, रिड्यूस करना, और साथ में जो आपका टेम्परेचर या क्लाइमेट का जो इंपैक्ट है डायरेक्टली आपकी क्रॉप के ऊपर, सोइल के ऊपर, उसको भी क्या करना, रिड्यूस करना, क्योंकि ये आपकी सोइल के अंदर जो डायरेक्टली हीट यहां पर एब्जॉर्ब की जाती है, डायरेक्ट रेडिएशंस के द्वारा जो हीट एब्जॉर्प्शन किया जाता है उसको रिड्यूस करता है, जिससे आपका इवेपोर ट्रांसपिरेशन भी रिड्यूस होता है, और सोइल के अंदर जो आपकी सोइल की हीटिंग कैपेसिटी है, सोइल की जो थर्मल कंडक्टिविटी है उसको भी रिड्यूस करने का काम है करेगा। फिर हमारी बारी आती है कि इसके अंदर क्योंकि अब ये ऑर्गेनिक मैटर को ऐड करेगा तो क्या करेगा, माइक्रोबियल एक्टिविटीज को इंक्रीज करेगा, और प्लस में यहां पर मल्चिंग जो है वो क्या करता है, आपकी रेन ड्रॉप्स की जो एक एनर्जी है, एक प्रकार से बारिश की जो एक प्रकार से कैपेसिटी है उसको सोइल को ब्रेक करने की, उसको भी रिड्यूस करने का काम कर रहा है। तो यहां पर मल्चिंग के इफेक्ट आपको समझ में आ गए। अब यहां पर अगर हम बात करें तो मल्चिंग के डिफरेंट मटेरियल ये यूज कर सकते हो, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे कट ग्रासेस है, स्ट्रॉ मटेरियल है, वुड चिप्स है, सो डस्ट है, पेपर्स है, स्टोन्स है, ग्लास वुल्स है, या फिर मेटल फॉइल्स है, या सेलोफेन्स है, या फिर आपका प्लास्टिक्स है। इन डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल्स को आप लोग यूज कर सकते हो आपकी मल्चिंग पर्पज के लिए, सोइल को कवर करने के लिए, ठीक है। इसके बाद में बारी आती है जी नेक्स्ट आपकी यहाँ पर टेरेसेस फॉर द वाटर इरोजन कंट्रोल। अब डिफरेंट टाइप ऑफ टेरेसेस और बंड्स हम लोग जो बनाते हैं, ठीक है, तो इसमें टेरेसेस में मेनली आपका सबसे पहले आता है बेंच टेरेसिंग। तो देखो बेंच टेरेसिंग में क्या होता है, इसमें आपके लैंड को एक प्रकार से हम लोग डिफरेंट, अब जैसे फॉर एग्जांपल ये देखो, ये आपका एक तो क्या था, पूरा का पूरा स्लोप था, हमने क्या किया, इसको यहां से कट किया, यहां से मिट्टी को उठाया, यहां से आपका कट किया, और देखो इसको यहां से आपने कवर कर दिया, यहां से मिट्टी उठाई, यहां पर आपने लगा दी, तो ये बन गया एक सेल्फ। तो जैसे आपकी स्लैब नहीं होती है, हम लोग अपने घरों में जो स्लैब बनाते हैं ना, तो उसी प्रकार से ये स्लैब टाइप स्ट्रक्चर बना दिया जाता है, और उस स्लैब टाइप स्ट्रक्चर के ऊपर आप क्या करते हो, आपकी क्रॉप को ग्रो करवाते हो। तो मिनिमम जो स्लोप आपका होना चाहिए ये 15% मिनिमम स्लोप पर किया जाता है, और उससे आपका 30 या 33% स्लोप के अप टू हम क्या कर सकते हैं, इन प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट कर सकते हैं, ठीक है। इन अदर वर्ड बेंच टेरेसिंग कंसिस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ सीरीज ऑफ प्लेटफॉर्म अलोंग कंटूर कट इनटू हिल स्लोप इनटू स्टेप लाइक फॉर्मेशन। जैसे आप पौड़ियां होती है ना आपकी, इस प्रकार से पौड़ीनुमा स्ट्रक्चर आपके बना दिए जाते हैं, और इससे क्या होता है, आपका एक तो वाटर का फ्लो रिड्यूस हो गया, और साथ में आपका फायदा क्या हुआ जी, आपका यहां पर यह फायदा हो गया कि जो इन्फिल्ट्रेशन रेज है वो आपका बढ़ गया। लेकिन अब इनको हम लोग अलग अलग स्ट्रक्चर में डिवाइड करते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे यहां पर आप लोग देखोगे तो आपके हिल टाइप बेंच टेरेसेस है,
उसके बाद इरिगेटेड बेंच टेरेसेस है, या फिर आपके ऑर्चर्ड बेंच टेरेस है। ये कहां और किस लोकेशन में बनाए जा रहे हैं इसके बेसिस पर है। हिल टाइप में मतलब जहां पर हिली रीजन है, जहां पर आपका हाई ग्रेड्स ऑफ स्लोप प्रेजेंट है, और आपका इरिगेटेड बेंच टेरेसेस है जहां पर हम लोग इरिगेशन कंडीशंस को अडॉप्ट कर सकते हैं, यूटिलाइज कर सकते हैं। मतलब वहां पर आपका एक प्रकार से बारिश कम होती है, लेकिन कहीं ना कहीं जितना भी पानी आता है उसको यूटिलाइज किया जाए, इरिगेशन पर्पस के लिए फॉलो किया जाए, वो इंपॉर्टेंट होता है। और इसमें ऑर्चर्ड्स में क्या होता है कि डिफरेंट आपके जो प्लांट्स है, ट्रीज है, उनको हम लोग जब आपके जैसे फॉर एग्जांपल ऑर्चर्ड्स आपके एप्पल के हो सकते हैं, मैंगो के हो सकते हैं, तो उन रीजंस के अंदर आपकी क्रॉप्स को ग्रो करवाने के लिए, ट्रीज को ग्रो करवाने के लिए आप लोग जो इन प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट करते हो। अब बारी आती है जी यहां पर जो आपके बेंच टेरेसेस हैं, इनको हम लोग स्लोप के कि स्लोप किस प्रकार से इनवर्टेड है उसके बेसिस पर हम लोग क्या करते हैं, उसको क्लासिफाई करते हैं। तो बेंच टेरेसेस स्लोपिंग इनवर्ड, जैसे यहां पर मैं आपको बताता हूं, बेंच टेरेसिंग स्लोपिंग इनवर्ड, लेवल टॉप, और आपका है स्लोपिंग आउटवर्ड। तो देखो सबसे पहले यहां पर अगर हम बात करें तो ये जो बेंच टेरेसिंग है आपका, इसको हम इनवर्ड स्लोप का मतलब होता है इस प्रकार से, जैसे फॉर एग्जांपल ये आपका यहां पर स्लोप है, बेस्ट यहां आपको समझ आएगा। जैसे मान के चलिए ये आपका स्लोप है, उसको हमने थोड़ा सा ऊपर से उठा दिया, ये ज्यादा हो गया, ठीक है, ये आपका हो गया, ठीक है। तो यहां पर आप इस प्रकार से क्या करते हो, ये इस प्रकार से स्लोप आपकी प्रैक्टिस की जाती है। इसमें क्या होगा, ये ज्यादातर उन रीजन्स में होता है जहां पर हाई रेनफॉल है, और यहां पर क्या होगा कि जो भी पानी आपका ऊपर से आएगा इसको यहां पर कलेक्ट किया जाएगा, और यहां से इसको एक इजी एक्सेस दिया जाएगा, क्योंकि पानी को जब तक बाहर नहीं निकाला जाएगा ये एक एक्सट्रीम इरोजन कोज कर सकता है। तो इसलिए इसमें आपके इजी एक्सेस ऑफ रन ऑफ करने के लिए वाटर को हम लोग इसको क्या करते हैं, आपके इनवर्ड स्लोप बनाते हैं। और एक आपका होता है ये लेवल टॉप, ये ज्यादातर आपका मीडियम रीजन्स में होता है, और एक आपका होता है यहां पर थोड़ा सा आउटवर्ड स्लोप, ये ज्यादा हो गया, लेकिन यहां पर मान के चलिए आपका स्लोप जो है वो कुछ इस प्रकार से रखा जाता है, ठीक है। तो इसमें होता है आउटवर्ड स्लोप, ठीक है। तो ये आपका उन रीजन्स में होता है जहां पर बारिश बहुत कम होती है, ठीक है। तो ये आपके अकॉर्डिंग टू हम लोगों ने क्या कर दिया, वहां पर किस प्रकार की कंडीशंस हैं इसके बेसिस पर हमने स्लोप्स को भी आपका इनवर्ड और आउटवर्ड करने का काम कर दिया है, ठीक है। लो रेनफॉल एरियाज में और आपका परमिएबल सॉइल्स के अंदर क्या करते हो आप लोग, बेंच टेरेसिंग को करते हो। समझ में आ गया, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक था। अब हम बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जिसमें हम बात कर रहे हैं बंडिंग मेथड्स फॉर द वाटर इरोजन कंट्रोल। अब यहां पर बंडिंग मेथड देखो, बंड्स में मेनली दो टाइप की बंड होती है, एक होती है आपकी कॉन्टूर बंड्स, एक होती है जी ग्रेडेड बंड। अब देखो कॉन्टूर बंड और ग्रेडेड बंड में क्या अंतर होता है। तो कॉन्टूर बंड्स जो होती है वो ज्यादातर एक प्रकार से ये कह सकते हो ये रिजेस है जो कि हमारे एम्बार्कमेंट है जो फील्ड के अंदर की जाती है, और इसमें हम लोग क्या करते हैं, आपका एक प्रकार से जो लेस रेनफॉल एरिया होता है, देखो यहां पर आपकी परमिएबल सॉइल और लेस रेनफॉल एरिया में ही हम लोग इस प्रैक्टिस को अडॉप्ट करते हैं। पहली बात तो ये ध्यान रखिएगा। दूसरी बात क्या है, इसके अंदर जैसे फॉर एग्जांपल ये आपका यहां पर क्या है, लैंड के अंदर स्लोप है, तो इस स्लोप के परपेंडिकुलरली हम लोग क्या करेंगे, ये बंड्स बना देंगे, और इसमें क्या होगा, पानी आपका यहां पर आकर कलेक्ट होगा, और ये सोइल जो है इसको क्या कर लेगी, एब्जॉर्ब कर लेगी। तो जो आपका इसका रन ऑफ था उसको हमने रिड्यूस कर दिया, उसकी वेलोसिटी को कम कर दिया, और एक प्रकार से जो वाटर की परमिबिलिटी को हमने बढ़ाकर और उस वाटर को नेक्स्ट सीजन के लिए, नेक्स्ट क्रॉप के लिए यूटिलाइज कर लिया बेटर और इफेक्टिव प्रोटेक्शन के लिए। और इसके साथ में यहां पर क्या है, इसमें कोई भी लॉन्गिट्यूडनल स्लोप यहां पर प्रोवाइड नहीं करवाया जाता। और प्लस में याद रखना कि इसका जो मेन फंक्शन क्या होता है कॉन्टूर बंड का, तो कॉन्टूर बंड का मेन फंक्शन दो होते हैं। पहला ये होता है कि एक तो आपका सोइल इरोजन को क्या करना, रिड्यूस करना, और साथ में यहां पर इसका मेन फंडा होता है कि जो आपका वाटर यहां पर आया है उसको स्टोर करके क्रॉप प्रोडक्शन के लिए, क्रॉप कल्टीवेशन के लिए यूटिलाइज करना। इसकी कुछ लिमिटेशंस है। लिमिटेशंस क्या है, एक तो ये आपका लो रेनफॉल एरिया में ही काम करेगा जहां पर लेस देन 600 mm रेनफॉल होता है, और साथ में ये आपका क्ले सॉइल के अंदर इफेक्टिव नहीं होता, और ये उन रीजन्स में भी काम नहीं करेगा जिनका स्लोप मोर देन 6% होता है, मतलब केवल 6% स्लोप के नीचे ही ये काम करेगा। तो कई बार क्वेश्चन यहां से आ जाता है कि ये जो कॉन्टूर बंडिंग है वो किस प्रकार की कंडीशन के लिए सूटेबल है, तो लेस देन 600 mm रेनफॉल और आपका लेस देन 6% स्लोप, इन दोनों ही कंडीशन के लिए सूटेबल है। और आपका याद रखना क्ले सॉइल के लिए सूटेबल नहीं है, परमिएबल सॉइल के लिए सूटेबल है, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट पार्ट के ऊपर, जिसके अंदर हम बात कर रहे हैं जी ग्रेडेड बंडिंग। तो ग्रेडेड बंडिंग रीजन जो होता है, ये वो रीजन होता है जहां पर आपका वाटर जो होता है वो मोर देन, अब देखो बारिश जो होती है वो मोर देन 600 mm रेनफॉल यहां पर होगा, और आपका जो स्लोप होगा वो यहां पर 6% से ज्यादा भी हो सकता है, अप टू 8 या अप टू 10% स्लोप तक जा सकता है, ठीक है। और याद रखना इसके अंदर आपकी जो बंड्स होती है वो कैसे बनाई जाती है। जैसे एग्जांपल के तौर पे यहां पे क्या है, ये एग्जांपल के तौर पे आप ये समझ के देखो कि ये हमारा क्या है जी, स्लोप है, ठीक है। अब यहां पर हम लोग क्या करेंगे, एक तो इसके साथ में, जैसे एग्जांपल के तौर पे
ये आपकी बाउंड्रीज है। देखो ये बंडिंग का जो कॉन्सेप्ट है, एक तो होती है लाइव बंडिंग। लाइव बंडिंग का मतलब क्या होता है, इसका कॉन्सेप्ट ये होता है कि जब आप लार्ज बंडिंग अपने फील्ड के चारों ओर कर देते हो और इन पे किसी प्रकार की क्रॉप को ग्रो नहीं करवाते हो, केवल आपकी ग्रासेस या फिर एक परमानेंट ग्रास कवर को ग्रो करवाते हो, ताकि आपका इरोजन जो है वो ना हो सके और वाटर को उसी फील्ड में कलेक्ट किया जा सके और आपका एक प्रकार से जो किसी प्रकार का इंटरफेरेंस है वो इसमें ना हो सके। लेकिन ग्रेडेड बंडिंग में क्या होगा जी, आपका जो बंड्स हैं वो हम लोग अक्रॉस द स्लोप नहीं, इसमें एक प्रकार से अलोंग द स्लोप हम लोग क्रिएट करते हैं। इसमें क्या होगा, अब ये बंड बना दी गई और इसके साथ में एक डीप ग्रूव बना दिया जाएगा और जिसमें से पानी को इजीली एक्सेस दिया जाएगा। मतलब क्योंकि अभी मैंने बताया था कि मोर रेनफॉल एरिया में इस प्रैक्टिस को किया जाता है, जिससे फायदा ये होता है कि यहां पर आपका जैसे ये बाउंड्री थी आपकी फील्ड की, उस बाउंड्री के सराउंडिंग में एक बंड बना दिया जाएगा और इसके साथ में एक इजी एक्सेस करने के लिए चैनल वाटर का बना दिया जाता है, ताकि पानी यहां से मूव करे या फिर यहां से मूव करे, ये आपका फील्ड में से डायरेक्टली जब जाएगा तो सोइल को ज्यादा इरोड करके लेकर जाएगा। और इसीलिए इसको यहां पर हम लोग फॉलो करते हैं कि आपका जहां पर ज्यादा पानी होता है, इसके साथ में कई बार यह भी रिकमेंडेशन दी जाती है, जैसे यहां पर इस प्रकार की आपकी बंड्स बना दी जाएंगी। अब ये बंड्स क्या होती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें तो इन बंड्स को बनाने से यह फायदा होगा कि पानी आपका रिमूव भी हो रहा है लेकिन यहां पर उसकी वेलोसिटी क्या हो चुकी है, कम हो चुकी है। तो इससे फायदा क्या हो गया, ये आपका स्लोप के जो है एक प्रकार से अलोंग द स्लोप भी है और साथ में इनको इजीली एक्सेस भी मिल गया, एक्सेस रन ऑफ भी हो गया। तो ये भी आपकी ग्रेडेड बंडिंग की ही फॉर्म में आती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं जी नेक्स्ट आपका पार्ट। अब ये कुछ रिकमेंडेशंस हैं आपकी सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन जो इंस्टीट्यूट है उसके द्वारा रिकमेंडेशन दी गई है कि कहां पर हम लोग क्या कर सकते हैं। तो 1 to 3% आपका जो स्लोप है उसके लिए कॉन्टूर बंड या वेजिटेटिव बंड रिकमेंडेशन है और इसके साथ में ग्रेड्स दी गई एक प्रकार से ना, लैंड ग्रेड। ठीक है, ये बंड्स ये लैंड स्लोप नहीं है, ये आपका लैंड ग्रेड है जिसके अकॉर्डिंग ये मेजरमेंट है। तो ग्रेडेड बंडिंग जो है या ग्रेडेड आपके जो ट्रेंचेस है वो 4 to 10% है। बेंच टेरेसिंग की बात करें तो ये इनवर्ड या आउटवर्ड स्लोप के साथ हम बात करें तो 11 से 15% है और कॉन्टूर स्टोन वॉल या आपका स्टैगर्ड स्टोन वॉल या स्टैगर्ड स्टोन वॉल की बात करें तो 16 से 33% और 33% जहां पर ज्यादा है या फिर उससे नियर अबाउट है तो एफोरेस्टेशन या फिर प्लांटिंग ऑफ ट्रीज बहुत ज्यादा रिकमेंडेशन है या एग्रो फॉरेस्ट्री प्रैक्टिसेस जो है वो बहुत ज्यादा इसमें रिकमेंडेशन है। इसके साथ में नेक्स्ट आपका पार्ट है विंड इरोजन। अभी तक हम जो बातें कर रहे थे वो आपके वाटर इरोजन को कंट्रोल करने के लिए था, लेकिन अभी हम बात करें तो वाटर इरोजन के बाद नेक्स्ट आता है जी विंड इरोजन। तो विंड इरोजन कंट्रोल की बात करते हैं तो इसमें हम लोग या तो किसी प्रकार के वेजिटेटिव कवर को ग्रो करवा सकते हैं, ठीक है, जैसे कि प्लांट्स हो गए, ट्रीज हो गए, तो ये क्या करते हैं, विंड की वेलोसिटी को रिड्यूस कर देते हैं। हेजेस हो गए, ठीक है। फिर आपका क्या आ सकता है, रफ द सोइल सरफेस। देखो जितना आपका सोइल सरफेस रफ नहीं होगा यानी कि स्मूथ होगा, उसमें से विंड उतना ही ज्यादा इरोजन करने का काम करेगा। तो इसमें आपका रफ अगर सरफेस होगा तो वहां पर आपकी जैसे कि टिलेज प्रैक्टिसेस वगैरह हम लोग करके क्या कर सकते हैं, आपका इरोजन को रिड्यूस कर सकते हैं। और नेक्स्ट बारी आती है जी मैकेनिकल और स्ट्रक्चरल मेजर। तो जिसमें हम लोग मैकेनिकल और स्ट्रक्चरल मेजर में कुछ आपकी बर्न्स वगैरह बनाकर एम्बार्कमेंट क्रिएट करके और क्या कर सकते हैं, आपके इरोजन को कंट्रोल कर सकते हैं। अब यहां पर आपका सबसे पहले वेजिटेटिव मेजर की बात करते हैं। तो वेजिटेटिव मेजर आपके दो प्रकार के हो सकते हैं, एक टेम्परेरी और एक आपके परमानेंट। टेम्परेरी का मतलब है कि हम लोग किसी प्रकार से जो वेजिटेशन है नॉर्मली क्या किसी फील्ड में ग्रो करवाते हैं और उनको एक पर्टिकुलर टाइम या पर्टिकुलर सीजन के लिए ग्रो करवाया जा सकता है और नेक्स्ट सीजन में वो आपकी हटा ली जाती है। और परमानेंट में हम लोग क्या करते हैं, कुछ परमानेंट ग्रासेस या परमानेंट ट्रीज या फिर परमानेंट आपके वेजिटेटिव कवर को ग्रो करवाते हैं और वहां पर कई सालों तक वो आपकी सोइल को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। ठीक है, अब हम बात करें नेक्स्ट यहां पर तो आपका है टीलेज प्रैक्टिसेस। तो टीलेज प्रैक्टिसेस में वैसे मैंने ऑलरेडी बता दिया, इसमें क्या होगा, जैसे एग्जांपल के तौर पे एक तो आपका जो सोइल है वो अगर बिल्कुल स्मूथ है तो उसमें से आपका वाटर का सॉरी वो जो आपका सोइल का इरोजन है वो आपका इसके साथ ज्यादा होगा। लेकिन यहां पर क्या होगा, सरफेस रफिंग शुड ओनली बी कंसीडर्ड वेयर देयर इज इनसफिशिएंट और लेस देन 50% वेजिटेशन कवर टू प्रोटेक्ट द सोइल सरफेस और वेयर द सोइल टाइप विल प्रोड्यूस सफिशिएंट क्लॉड टू प्रोटेक्ट द सरफेस। अब देखो ये भी इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं कि हर किसी सोइल में आप टिलेज कर दोगे और इरोजन आपका कंट्रोल हो जाएगा या फिर आप सरफेस को रफ कर दोगे इरोजन कंट्रोल हो जाएगा। नहीं, ये एक्चुअल में कब होता है, जब आपकी सोइल बड़े बड़े क्लोड बना लेती है। तो जैसे यहां पर हम लोग क्ले सोइल की बात करते हैं तो क्ले सोइल में क्या होता है, जब उसको आप टिल करते हो तो उसमें बड़े बड़े क्लोड्स बन जाते हैं और एक आपका सरफेस जब स्मूथ था तो उसमें से इरोजन ज्यादा होने के चांस थे। अब जब क्लोड बन गए तो उसमें से इरोजन कम होने के चांसेस आपके बढ़ जाएंगे या फिर जो इरोजन के सोइल के पार्टिकल्स अगर मूव भी करेंगे आपके तो वो थोड़ी दूर और वहीं पर उसी फील्ड में मूव करेंगे, ज्यादा मूवमेंट नहीं हो पाएगी, ज्यादा इरोजन नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो यहां पर प्राइमरी और सेकेंडरी टिलेज या फिर आपका क्रॉप रेजिड्यू को भी आप मेंटेन कर सकते हो, स्ट्रिप क्रॉपिंग कर सकते हो। ठीक है,
है। ये प्रैक्टिस अडॉप्ट करके हम लोग कर सकते हैं। फिर आपका आता है मैकेनिकल मेजर, तो इसमें विंड ब्रेक्स और शेल्टर बेल्ट्स आपके मेजर पार्ट्स हैं। विंड ब्रेक्स और शेल्टर बेल्ट्स एक प्रकार से ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। कैसे है देखो, विंड ब्रेक्स जो होता है वो एक प्रकार से स्मॉलर लेवल पर किया जाता है और शेल्टर बेल्ट्स आपका लार्जर एरिया पे कवरेज होती है। तो विंड ब्रेक्स में भी हम लोग ट्रीज को या प्लांटेशन को ग्रो करवाते हैं और शेल्टर बेल्ट्स में भी आप इन्हीं को ग्रो करवाते हो, इन्हीं का यूटिलाइजेशन करते हो। और इसमें मेनली फैक्टर यही रखा जाता है कि आपके ट्रीज को ग्रो करवाना। अब देखो विंड ब्रेक्स में क्या है, दिस इज ए परमानेंट वेजिटेटिव मेजर व्हिच हेल्प इन द रिडक्शन ऑफ विंड इरोजन। द टर्म विंड ब्रेक्स इज डिफाइंड एज एनी टाइप ऑफ बैरियर आइदर मैकेनिकल और वेजिटेटिव यूज्ड फॉर द प्रोटेक्टिंग द एरियाज लाइक द बिल्डिंग, अपार्टमेंट, ऑर्चर्ड्स, palm shed, etc. from the blowing winds. The wind break act as a fencing wall around the affecting areas, normally constructed by the one row or maximum up to the two rows across the prevailing wind direction. मतलब यहां पर क्या बोला, जो विंड वार्ड साइड होती है। फॉर एग्जाम्पल इधर से हवा आ रही है, अब हवा आ रही है तो मैंने क्या किया, इधर एक दीवार बना दी, या फिर मैंने क्या कर दिया, इधर ट्रीज की 2-3 रो लगा दी। तो इससे क्या हो गया, आपकी स्पीड जो है उसके अगेंस्ट में एक बैरियर आपका लग गया। तो ये आपका क्या करता है, एक बैरियर का काम करता है। और विंड ब्रेक में कोई भी स्ट्रक्चर हम लोग, चाहे वो मैकेनिकल हो या वेजिटेटिव कवर हो, इसको हम फॉलो कर सकते हैं। लेकिन आपके शेल्टर बेल्ट्स में क्या होता है, एक ग्रुप ऑफ ट्रीज होता है या फिर एक लार्जर आपका एक प्रकार से ये कह सकते हो, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, ये बैरियर जो है बड़ा होता है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये हमारी घर है, ये हमारा एक हाउस है, इसके सराउंडिंग में हमने क्या किया, लगभग आपका 100 मीटर 150 मीटर इतने एरिया में केवल ट्रीज को ही ग्रो करवा दिया। तो ये आपका क्या है, यहां पर शेल्टर बेल्ट का काम कर रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या कर रहे हो, रो ऑफ आपके ट्रीज, शर्ब्स, इनको एक प्रकार से इरोजन जो आपका विंड के द्वारा होता है उसको कंट्रोल करने के लिए लगाया जाता है। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, केवल ट्रीज को ग्रो करवाते हैं। और क्या है, पार्शियली पेनिट्रेबल शेल्टर बेल्ट अप टू 50 मीटर विड्थ आर कंसीडर्ड आइडियल। अब देखो यहां पर 50 मीटर का एक आइडियल कंसीडरेशन भी इसके लिए रख दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं, तो यहां पर आपका है जी, अब देखो ये आप लोग देख सकते हो शेल्टर बेल्ट्स कैसे काम करते हैं। इसमें क्या होगा जी, आपका ये शर्ब्स है, तो इसमें आपका यहां पर विंड्स मूव करना स्टार्ट करेंगी। अब देखो यहां पर स्मॉल है, ये शर्ब्स है, ये आपका ऊपर गया, फिर और ऊपर, फिर और ऊपर। तो इससे क्या हो गया कि जो विंड की स्पीड थी वो क्या हो गई, एक प्रकार से कम हो गई, या फिर एक प्रकार से उसका डायरेक्शन जो है वो कहीं ना कहीं डाइवर्ट कर दिया गया, और इससे इरोजन कंट्रोल आपका काफी हद तक हो गया। फिर हमारी कुछ और इरोजन कंट्रोल प्रैक्टिसेस आती हैं, उनमें कंटूर प्लोइंग है। तो इसमें आपका इस प्रकार से कंटूर प्लोइंग, तो मैंने आपका भी बताया था, प्लोइंग या फिर टिलेज उन रीजन्स के लिए सूटेबल है जहां पर आपकी सोइल जो है वो ज्यादा हार्डी इन नेचर है। फिर हमारी बारी आती है जी आपका कंजर्वेशन टिलेज। तो कंजर्वेशन टिलेज में हम लोग क्या करते हैं, आपके प्लांट रेजिड्यू को मैक्सिमम सोइल के फील्ड के ऊपर मेंटेन करने की कोशिश करते हो। इसको आप एक प्रकार से एक्सपोजर से मिनिमाइज करने की कोशिश करते हो। ऑर्गेनिक मैटर सोइल के ऊपर ज्यादा मेंटेन किया जाता है, और इसमें फोकस ये होता है कि मोर देन 30% जो सोइल के ऊपर सरफेस पर रेजिड्यू है उसको क्या किया जाए, मेंटेन किया जाए। और इसके ही अदर और सिक्के पहलू होते हैं, जैसे कि मिनिमम टीलेज होता है, जीरो टीलेज होता है ना, उन प्रैक्टिसेस को भी फॉलो किया जा सकता है। अच्छा, कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर मिनिमम टीलेज क्या है, जीरो टीलेज क्या है, रिड्यूस टीलेज क्या है। देखो, मैं जहां तक अभी तक मैंने जितने भी सोर्सेस को फॉलो किया है उनके अकॉर्डिंग मुझे इनके बीच में कोई डिफरेंस नहीं लगता। बस बात इतनी है कि कोई एक साइंटिस्ट आया, उसको नया कोई काम मिला था, उसने बेचारे ने क्या किया, अपने रिस्पेक्ट के अकॉर्डिंग, अपनी सुविधा के अनुसार उसको एक नाम दे दिया, और उसमें कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन यहां पर ये हम कह सकते हैं कि ये इसी के ही क्या है, दूसरे सिक्के हैं। लेकिन एग्जाम पर्सपेक्टिव क्या होता है, जिस पर्सन को इतनी नॉलेज नहीं होती, जिस पर्सन को इतना गाइड नहीं होता, वो उसमें 2-3 सब्जेक्ट को देखता है, 2-3 बुक्स को देखता है, उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन बना देता है। लेकिन अब मजबूरी है हमारी, तो उसमें हमें थोड़ा सा क्लासिफिकेशन करना पड़ता है। तो याद रखना, कंजर्वेशन टीलेज में मिनिमम टीलेज आपका, और उसके बाद में आपका यहां पर ये कह सकते हैं जीरो टीलेज। ठीक है, तो ये आपके एक प्रकार से मिनिमम टीलेज जो है, जिसके अंदर मैक्सिमम जो है टीलेज को रिड्यूस करने की कोशिश की जाती है। लेकिन जीरो टीलेज जो है वो मिनिमम टीलेज की भी एक एक्सट्रीम फॉर्म होती है। बस इतनी सी बात है, इसमें कोई ज्यादा फर्क यहां पर नहीं नजर आएगा। नेक्स्ट हमारी बारी आती है जी कवर क्रॉपिंग। अब जैसे हम लोग सोइल को कवर क्रॉपिंग के द्वारा, जो आपकी जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारी कवर क्रॉप का मेन पर्सपेक्टिव यही होता है कि इरोजन को रिड्यूस करना। और नेक्स्ट बारी आती है जी आपकी एग्रो फॉरेस्ट्री। तो एग्रो फॉरेस्ट्री के अंदर आप जो ट्रीज को ग्रो करवाते हो, एग्रो फॉरेस्ट्री के अंदर आपका क्रॉप्स और ट्रीज, एक प्रकार से सिल्वीकल्चर जो हॉर्टिकल्चर ट्रीज है, हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स है, या फिर आपका एक प्रकार से फील्ड क्रॉप्स है, इन दोनों का मिक्सचर हम लोग ग्रो करवाते हैं, जिससे आपका सोइल के एक तो परमानेंट हम लोग सोइल के ऊपर हम लोग एक डाइवर्सिटी मेंटेन कर सके। आपका फील्ड के अंदर एक प्रकार से जो डाइवर्सिफिकेशन है वो इंक्रीज होगा, तो बायोडाइवर्सिटी इंक्रीज होगी, इकोसिस्टम बैलेंस होगा, और वो इरोजन को भी कंट्रोल करने का काम करेगा। और साथ
साथ में इनकम सपोर्टिव भी ये होता है। तो यहां पर कई पर्पजेस हमारे सोल आउट हो जाते हैं, और एक आपका जो देश का, कंट्री का जो आपका फॉरेस्ट एरिया है या ट्री कवर है वो भी इंक्रीज इससे होता है। तो यहां पर ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग और एक प्रकार से सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस का पार्ट है जो अभी प्रेजेंट टाइम में इसको फॉलो किया जा सकता है। बाकी ये बहुत बड़ा एक ब्रॉड अपने आप में सब्जेक्ट भी है, इसको हम लोग डिटेल में डिस्कस भी कर सकते हैं और आपके साथ डिस्कस किया भी हुआ है। आप हमारे YouTube चैनल पर इसको देख सकते हो। एग्रो फॉरेस्ट्री को मैंने बहुत डिटेल में आपके साथ समझाया हुआ है, तो हमारे सेशन को इसको जरूर देखिएगा, वहां पर आपको बहुत अच्छे से इसको जो है एक्सप्लेनेशन मिल जाएगी। और इसके साथ में अगर हम बात करें तो आपकी गवर्नमेंट के कुछ इनिशिएटिव हैं जिनको यहां पर लिया गया है। गवर्नमेंट के इनिशिएटिव क्या है, तो सबसे पहले आप लोग यहां पर देख सकते हो, इसके अंदर आपका सोइल हेल्थ कार्ड स्कीम है। सोइल हेल्थ कार्ड स्कीम में क्या है कि जो हम लोग इम्प्रॉपर यूज करते हैं आपके फर्टिलाइजर्स को, तो उनको मिनिमाइज करने की कोशिश की जा रही है। इसमें यह टारगेट किया जा रहा है कि जो गवर्नमेंट यहां पर ये फोकस कर रही है, देखो ये जो सोइल हेल्थ कार्ड स्कीम है, ये याद रखना कि सस्टेनेबल एग्रीकल्चर करने के लिए सोइल हेल्थ मैनेजमेंट को फोकस करने के लिए नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर है, उसके अंडर में ये आपकी स्कीम है। और इस स्कीम का मेन टारगेट इसके अंदर क्या है कि सोइल हेल्थ कार्ड डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं, और इसमें आपके मेजर जो है वो 12 हेल्थ पैरामीटर जो होते हैं सोइल के, उनको इसमें मेजर किया जाता है। और ये 12 हेल्थ पैरामीटर कौन कौन से होते हैं, जैसे कि एक तो आपका यहां पर नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश है, फिर आपका सल्फर है, फिर है जिंक, आयरन, कॉपर, मैग्नीज, बोरॉन, और इसके साथ में है 3 आपकी फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब ये फिजिकल प्रॉपर्टीज कौन कौन सी हैं, तो याद रखना एक तो पीएच है, एक ईसी है, और एक आपका ऑर्गेनिक कार्बन है। ठीक है, अब यहां पर इनको इसमें मेजर किया जाता है, और इसके अकॉर्डिंग फार्मर को रिकमेंडेशन दी जाती है कि इन फर्टिलाइजर्स का या आपके जो एक्सेसिव आप लोग केमिकल्स को यूज करते हो इनको रिड्यूस किया जाए, और इनपुट कॉस्ट को रिड्यूस करना, और ओवरऑल आपकी जो सोइल हेल्थ है उसको इंप्रूव करना। फिर हमारी बारी आती है जी परंपरागत कृषि विकास योजना। इसमें हम लोग फोकस करते हैं कि जो बायोडाइवर्सिटी है उसको इंप्रूव किया जाए, और जो आपके यहां पर इनपुट कॉस्ट है उसको रिड्यूस किया जाए, और हम लोग जो एक्सटर्नल या फिर सिंथेटिक प्रोडक्ट यूज करते हैं उनको भी आपका यूज ना किया जाए, और जो आपके फील्ड बेस्ड या फिर इन सीटू मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस है उनको ज्यादा फॉलो किया जाए। यानी कि सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का यहां पर ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट करने का ये सबसे आपका इंपॉर्टेंट और बेस्ट एक तरीका हो सकता है। और इसके बाद में आता है नीम कोटिंग यूरिया। इससे क्या फायदा होगा कि जो आपका एक्सेसिव यूज है यूरिया का, क्योंकि यहां पर आज प्रेजेंट टाइम में इंडिया में सबसे ज्यादा यूज किया जाने वाला जो फर्टिलाइजर है वो क्या है, आपका यूरिया है। तो यूरिया का यूज अगर कम होगा तो उससे आपकी जो सोइल के अंदर केमिकल रेजिड्यू है, नाइट्रोजन का जो रेजिड्यू है वो क्या होगा, आपका रिड्यूस होगा, और साथ में यहां पर आपकी जो इनपुट कॉस्ट है फार्मर की वो भी क्या होगी, डिक्रीज होगी। और नेक्स्ट है जी न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी। तो ये न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी कैसे आपका कंट्रोल करता है, तो इसके ऊपर भी मैंने सेशन आज से 2-4 दिन पहले बनाया हुआ है, उसको एक बार जरूर देखिएगा, क्योंकि न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी में यहां पर क्या है कि जो न्यूट्रिएंट का बैलेंस यूज है, जैसे नाइट्रोजन का हम एक्सेसिव यूज करते हैं तो उससे क्या हो चुका है, आज प्रेजेंट टाइम में हम लोग 11.8, 4.6 और 1 इस रेशो में यूज कर रहे हैं, और रिकमेंडेड जो एनपीके रेशो है वो आपका है 4:2:1। तो यहां पर रिकमेंडेड रेशो से हम लोग बहुत ज्यादा एक्सट्रीम बढ़ चुके हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि आपका न्यूट्रिएंट का एक्सेसिव यूज करने के कारण हमारी इनपुट कॉस्ट तो बढ़ी रही है, लेकिन इसके साथ एनवायरमेंटल हेल्थ, सोइल हेल्थ, वाटर आपका पोल्यूशन, ये सारे बढ़ते चले जा रहे हैं, और जिससे आपकी सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के बीच में एक बहुत बड़ा रोड़ा यहां पर अटक रहा है। सही है, तो इसको आपका कंट्रोल करने के लिए न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी को फोकस किया गया है। फिर हमारी बारी आती है जी व्हाट मेजर्स कैन बी अडॉप्टेड टू प्रिवेंट द सोइल इरोजन एंड इंप्रूव द सोइल हेल्थ। तो इसमें हम लोग यूज कर सकते हैं जैसे कि आपका बायोचर या बायो फर्टिलाइजर। अब देखो बायोचर या बायो फर्टिलाइजर कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, क्योंकि एक तो बायोचर आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स है ऑर्गेनिक मैटर का। इसके अंदर बायोचर कैसे प्रोड्यूस किया जाता है, बायोचर एक आपका चारकोल लाइक सब्सटेंस है जिसको प्रोड्यूस किया जाता है पायरोलाइसिस प्रोसेस के द्वारा। तो एक तो ये याद रखिएगा, इसमें हम लोग क्या करते हैं, आपकी विदाउट ऑक्सीजन यानी कि एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में हम लोग हीटिंग करते हैं ऑर्गेनिक मैटर्स को, जैसे कि आपका क्रॉप रेजिड्यू, मैन्योर, वीड्स, तो जिससे आपका एक चारकोल रोट लाइक मटेरियल यहां पर हमें मिलता है, जो ह्यूमस का एक बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स होता है। इसको फील्ड में अप्लाई करने से नेचुरल फर्टिलिटी तो आपकी सोइल की इंप्रूव होगी, और साथ में हमारा जो एक्सेसिव यूज है फर्टिलाइजर का वो भी डिक्रीज होगा, और बैलेंस यूज हम लोग फर्टिलाइजर का कर पाएंगे, तो इनपुट कॉस्ट भी डिक्रीज होगी। ओवरऑल आपकी जो माइक्रोबियल पॉपुलेशन है सोइल की वो भी इंप्रूव होगी, और ऑर्गेनिक मैटर या ऑर्गेनिक जो कार्बन है आपका, उसका जो कार्बन यहां पर सिक्वेस्ट्रेशन है उसको भी इंप्रूव करने में हेल्प मिलेगी, तो जिससे आपका पॉल्यूशन डिक्रीज होगा, बायोडाइवर्सिटी इंप्रूव होगी, और इसके साथ में जो माइक्रोबियल पॉपुलेशन है वो भी इंक्रीज होगी, और यहां पर सॉइल, वाटर और जो आपकी एनवायरमेंटल हेल्थ है वो भी यहां पर क्या होगी, इंप्रूव होगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं बायो फर्टिलाइजर। तो बायो फर्टिलाइजर क्या होते हैं, ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि सॉइल की फर्टिलिटी को इंप्रूव करने में काम करते हैं। अब इसमें आप लोग यूज कर सकते हो जैसे आपका एजोटोबैक्टर है, राइजोबियम है, या फिर आपका एजोस्पाइरलम है, तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ आपके बायो फर्टिलाइजर्स हैं, जैसे कि आपका फास्फोरस सोल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया हो सकता
होता है। तो इनको यूज करने से क्या होता है कि जो सोयल की यहां पर नेचुरल फर्टिलिटी है वो इंप्रूव होती है, ऑर्गेनिक मैटर आपका डिकम्पोज होता है और जिससे एक बायोलॉजिकल साइकिल इंप्रूव होता है। तो जो नेचुरल फर्टिलिटी को इंप्रूव करेगा तो इससे क्या फायदा होगा कि आने वाले टाइम में जो आपका पॉल्यूशन है वो रिडक्शन होगा, इनपुट कॉस्ट आपकी यहां पर डिक्रीज होगी। ठीक है, ओवरऑल इंपैक्ट वही है। ठीक है, सारे एनवायरमेंटल सारा जो कंसीडरेशन लास्ट में जाता है वो वहीं पर आपका अटक जाता है। ठीक है, अब हमारी बारी आती है जी नेक्स्ट, ड्रोन टेक्नोलॉजी फॉर प्रिसीजन एग्रीकल्चर। अब देखो इससे क्या फायदा होगा, प्रिसीजन एग्रीकल्चर या एडवांस टेक्नोलॉजी को यूज करके हम लोग फर्टिलाइजर्स के यूज को मिनिमाइज कर सकते हैं, या जो हमारा एक प्रकार से ड्रोन सेंसिंग आपकी रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजीज है उनको यूज करके क्या कर सकते हैं, आपके जो इरोजन प्रोन एरियाज हैं उनको हम लोग लोकेट कर सकते हैं और वहां पर आपकी रिक्विजिट प्रैक्टिसेस को फॉलो करके और वहां के इरोजन को रिड्यूस किया जा सकता है। और साथ में हम ड्रोन टेक्नोलॉजी की बात करें तो जैसे आज प्रेजेंट टाइम में एक तो रोजगार मिलेगा, जैसे कि ड्रोन दीदी प्रोग्राम आपको पता होगा स्टार्ट किया गया था, जिसके अंदर मेन टारगेट है कि आपकी विमेन्स को एग्रीकल्चर में एंगेज करना और उनको यहां पर एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस के बारे में गाइड करना और साथ में उनको एम्पावर करना, उनको जो है एक प्रकार से रोजगार देना ताकि वो अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट हो सके। तो यहां पर अगर हम बात करें तो न्यूट्रिएंट लेवल आपका बैलेंस कर सकते हैं इसके द्वारा, ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट को इंक्रीज कर सकते हैं, मॉइस्चर लेवल अक्रॉस द लार्ज फील्ड जो होते हैं उनमें हम लोग मैनेज कर सकते हैं। और इसके साथ में हम लोग क्या कर सकते हैं जी, आपका रीजनरेटिव एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस जैसे कि आपका नो टिल फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, या फिर आपका यहां पर हम यूज कर सकते हैं जैसे फॉर एग्जांपल मल्टी क्रॉपिंग या फिर मल्टी लेवल फार्मिंग, है ना, या फिर हम एग्रो फॉरेस्ट्री की बात कर रहे थे। तो इन प्रैक्टिसेस को भी यूज करके हम लोग क्या कर सकते हैं, आपका एक प्रकार से इनपुट कॉस्ट को रिड्यूस कर सकते हैं और ओवरऑल हेल्थ को या ओवरऑल जो आपका एनवायरमेंटल हेल्थ है, चाहे उसमें सोइल की हेल्थ है, वाटर हेल्थ है, या फिर आपका कोई और किसी प्रकार से कंसर्न है जो एनवायरमेंट रिलेटेड हमारे लिए हार्मफुल है, उसको रिड्यूस किया जा सकता है। ठीक है, तो ये हमारी जो है इंपॉर्टेंट प्रैक्टिसेस थी जिनको यूटिलाइज किया जा सकता है, किसके लिए, सॉइल इरोजन को कंट्रोल करने के लिए। तो उम्मीद है कि पूरा सेशन आपको पसंद आया होगा और इसी प्रकार के और भी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के लिए हमारे चैनल को फॉलो कर लीजिए। लेकिन ये आप हमारे चैनल के ऊपर फ्री ऑफ कॉस्ट देख रहे हैं। अगर आप हमारे किसी भी पेड कोर्स का पार्ट बनना चाहते हैं, चाहे आप एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर की तैयारी कर रहे हैं, एमएससी एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं, या फिर और एग्रीकल्चर कॉम्पिटिटिव एग्जाम जिसके अंदर स्टेट एग्रीकल्चर एग्जाम आते हैं आपके राजस्थान के अंदर, या फिर जैसे एग्रीकल्चर ऑफिसर है, एमपी के अंदर एमपी आरयू है, या फिर आपका हरियाणा के अंदर एडीयू है, पंजाब के अंदर एडीयू है ना, महाराष्ट्र के अंदर आपके एडीए के एग्जाम है। तो इन सभी एग्जाम्स के लिए आप हमारे पास एक कंपाइल्ड कोर्स की तैयारी कर सकते हो और फॉलो कर सकते हो हमारे यूट्यूब चैनल या फिर बाकी सोशल मीडिया चैनल्स को, जहां पर हम लोग रेगुलर आपको अपडेटेड कंटेंट प्रोवाइड करवाते हैं और साथ में हेल्प करते हैं कि एक ऑथेंटिक सोर्स से आपको जानकारी मिल सके। तो इसी प्रकार के और सेशंस के लिए हमारे चैनल को फॉलो कर लीजिए या फिर आप हमें कांटेक्ट कर लीजिए हमारे गिवन नंबर्स के ऊपर अगर आप हमारे किसी पेड कोर्स का हिस्सा बनना चाहते हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।